नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है। क्या बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी गई है, चिट्ठी भेज दी गई है गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को? क्या ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली है, ये तय मानकर चलिए? ऐसे कई प्रश्न हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं और आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लेकर क्या इस वक्त का अपडेट है, कौन कह रहा है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगने ही वाला है, वहां पर ममता बनर्जी कैसे अकेली पड़ गई हैं अपनी पार्टी के अंदर ही, ये क्यों कहा जा रहा है, वहां जमीनी हालात क्या हैं, पब्लिक क्या कर रही है, कह रही है, और क्या नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, उसको लेकर क्या टेक्निकल ग्राउंड्स हैं, आज इस वीडियो में सब कुछ आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं बंगाल के गवर्नर के कुछ महत्वपूर्ण बयानों के साथ। सुनिए जरा बंगाल के गवर्नर क्या कह रहे हैं, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। Is not a place safe for women. Bengal has failed its women, not Bengal society. The present government of Bengal, they are scared. They are scared of gundas. This has been created by a government which is insensitive to this issue. We take pride in the fact, yatra naryastha pujyanti, ramante tatra devata. Where women are honored, there the gods rejoice. But unfortunately, in Bengal, the government has ensured that women have no protection. See, my communication with the Home Minister and the Union Ministers, I do not want to discuss the details in public. I'll do my duty. My only message to my sisters of Bengalis, the best is yet to be. यानी बंगाल के गवर्नर बहुत महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बंगाल की सरकार फेल हो चुकी है। वो ये भी कह रहे हैं कि गृह मंत्री और बाकी मंत्रियों से मेरी क्या चर्चा हुई है मैं ये कह नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब ये है कि चर्चा हुई है। और आखिर में वो ये कहते हैं कि बंगाल में बेस्ट आना अभी बाकी है। क्या ये संकेत है बंगाल की महिलाओं के लिए कि वहां पर उन्हें सुरक्षा देने के लिए राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? क्योंकि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राज्य का गवर्नर करता है और गवर्नर ही अगर कह रहे हैं कि वहां पर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, तो फिर राष्ट्रपति शासन लगने का सबसे परफेक्ट ग्राउंड। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी सरकार ऐसा करेगी और क्या कर रही है, इस पर आने से पहले आपको बताता हूं कि किसने ऑलरेडी घोषणा कर दी है कि राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। और वो घोषणा की है जागो बांग्ला करके टीएमसी का एक मुखपत्र है, उसने तो ये छाप दिया है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का जो प्लॉट है, मतलब उनके खिलाफ से, तो उनके हिसाब से तो ये साजिश है। तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश जो है वो केंद्र ने कर ली है। जागो बांग्ला का दावा है कि भाई मंडे को अमित शाह को चिट्ठी भेजी जा चुकी है, मंडे को राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजी जा चुकी है राज्यपाल की तरफ से कि राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगा दीजिए, सिफारिश कर दी गई है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, उससे पहले आप जरा बताइए, आपको लगता है राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए नरेंद्र मोदी को? और अगर अभी तक नहीं लगा है तो क्यों? इस पर आपकी राय मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन मैं आपको जरा दिखाता हूं कि ये चिंता इनकी ऐसे नहीं है। भाई राष्ट्रपति से राज्यपाल ने मुलाकात की है, वो दिल्ली में है, ऐसे वक्त में जब बंगाल को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, बंगाल में कई जो ऐसी समस्याएं हैं जो सबको दिख रही हैं, उस बीच अगर गवर्नर दिल्ली में बैठे हैं तो ये बड़ा प्रश्न हो जाता है। इसके अलावा ममता बनर्जी और बंगाल के गवर्नर की क्या केमिस्ट्री है और क्या उनके रिश्ते हैं, वो आपको एक तस्वीर में पता चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बंगाल में हालात ऐसे बन चुके हैं कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाए, प्रेसिडेंट रूल लग जाए, और नरेंद्र मोदी सरकार सोच क्या रही? इन दोनों के बारे में अब आपको बताना शुरू करता हूं। सबसे पहले हालात पे बात करते हैं। भाई गवर्नर को आपने सुना, वो तो कह ही रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया। तो इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि गवर्नर कह रहा है लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया और महिलाएं सुरक्षित नहीं है, राज्य सरकार फेल हो गई। फिर भी अभी जो स्थिति है वो आपको बताता हूं कि अभी की का अपडेट जो इस पूरे मामले में है वो ये है कि वहां पर कोलकाता में सीबीआई जो है वो एक्स आरजी करके प्रिंसिपल से छठे दिन पूछताछ कर रही है। डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है, यानी वहां स्वास्थ्य सेवाएं अभी भी प्रभावित हो रही हैं। जो कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज का पहले प्रिंसिपल था, जिसको बाद में दूसरी जगह प्रिंसिपल बना दिया गया, जिसपे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबने प्रश्न खड़े किए, संदीप घोष, वो आज सीबीआई के दफ्तर फिर से पहुंचा था पूछताछ के लिए। उससे लगातार पूछताछ हो रही है और कहां यहां तक जा रहा है कि अब संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी सीबीआई करा सकती है
ताकि पता चल सके कि जो वो कह रहा है और जो हुआ है वो दोनों मैच होते हैं या नहीं, वो सच बताता है कि नहीं। इस बीच बंगाल में सीआईएसएफ की टीम पहुंच गई है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि भाई आरजी कर हॉस्पिटल में सीआईएसएफ जो है वो जिम्मेदारी संभाले कानून सुरक्षा व्यवस्था की। यानी खुद ही सुप्रीम कोर्ट तक मान चुका है कि भाई इनके बंगाल पुलिस से ना होने वाला। तभी तो सीआईएसएफ को वहां पर तैनात किया जा रहा है कि भाई लोगों में थोड़ी अश्योरिटी आए कि हम सेफ हैं। तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है उसकी तस्वीर सामने आ रही है। आरजी कर अस्पताल में जो हॉस्टल्स हैं उसके, वहां पर अब छात्र रहना नहीं चाहते थे। ये द हिंदू की रिपोर्ट है कि वहां पर जो हॉस्टल है वो वीरान पड़ गए हैं। वहां छात्र कह रहे हैं कि भैया हमको सुरक्षा महसूस नहीं होती उस हंगामे के बाद, उस वहां पर जो तोड़फोड़ हुई उसके बाद। तो एमबीबीएस स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मेरे दिल में डर बैठ गया। तो बंगाल में मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ने और उसको लेकर अविश्वास की स्थिति जो है वो चारों तरफ नजर आ रही है। तो ये परफेक्ट ग्राउंड है कि किसी राज्य में अगर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, इसका हवाला देते हुए अगर राष्ट्रपति शासन लगे। पर मोदी ऐसा करेंगे कि नहीं, आता हूं। अब देखिए कि ममता बनर्जी कैसे अलग थलग पड़ गई हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि अच्छा ममता बनर्जी पर आऊं उससे पहले आप देखिए कि कैसे कैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ऐसी तस्वीर जैसे नेताओं का लोग पुतला जलाते हैं, वहां पर ममता बनर्जी का पुतला जो है उसको रखकर वहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला को सुरक्षा दे न सकी वो सरकार निकम्मी है। डॉक्टर को सुरक्षा दे न सकी वो सरकार निकम्मी है। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस। तो इस तरह का प्रदर्शन भी लोगों ने नहीं देखा ममता बनर्जी के खिलाफ, तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा ममता बनर्जी कैसे अलग थलग पड़ गई हैं उसकी खबरें कई मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही हैं कि अपने ही घर में यानी तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी अकेले पड़ गई हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनके और ममता बनर्जी के बीच इस मामले में दूरियां आई हुई हैं। ममता बनर्जी के लिए कहा जाता है कि वो अभिषेक बनर्जी को साथ रखना भी चाहती हैं, लेकिन नंबर 2 की पोजीशन पे देखना भी नहीं चाहती, आरोप लगता है। और अभिषेक बनर्जी ये चाहते हैं कि शायद वो आगे बढ़ें और जिम्मेदारी वो संभाल लें। तो अभी ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि भाई अभिषेक बनर्जी का टोन और अभिषेक बनर्जी की जो सोच है वो बिल्कुल ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के बाकी नेताओं से अलग नजर आई। उन्होंने तो अभिषेक बनर्जी ने शुरू में जब बाकी लोग अलग लाइन ले रहे थे तो अभिषेक बनर्जी ने कह दिया कि ऐसे लोगों के की समाज में जगह नहीं है, इनको तो एनकाउंटर कर देना चाहिए, उस तरह की बात उन्होंने कह दी। अभिषेक बनर्जी के जो समर्थक हैं, मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि उन्होंने सोशल मीडिया पे लिख दिया कि सोमेयर डीए के सेनापति पोथ देखक, यानी ये समय की मांग है कि जनरल रास्ता दिखाएं। सेनापति का शब्द का इस्तेमाल अभिषेक बनर्जी के लिए किया गया, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट जो है वो दावा कर रही है। इसके अलावा अभिषेक के करीबी नेताओं का मानना है कि घोष को दोबारा नियुक्त करने में आवाज की कमी और भीड़ को रोकने में विफलता ऐसी गलतियां थी जो पूरी तरह से अनावश्यक थी, इसको टाला जा सकता था। यानी अभिषेक बनर्जी इस बात से भी नाराज है कि आरजी कर का जो प्रिंसिपल हटाया गया उसको दोबारा क्यों मलाई पोस्टिंग दी गई और इतनी जल्दी दी गई। दूसरा, पार्टी के कई सांसद हैं जैसे सुखेंदु शेखर रॉय जो राज्यसभा सदस्य हैं, वो विरोध कर रहे हैं ममता बनर्जी का और उनकी सरकार का। शांतनु सेन ने तल्ख टिप्पणी कर दी तो उनको प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। यानी ममता बनर्जी का जो अगर आप पॉलिटिकली कहिएगा तो ये लोएस्ट पे चल रही है वो सरकार में आने के बाद। इस तरह का दबाव उन्होंने पिछले कई सालों में बंगाल के अंदर झेला नहीं है, ना ही उन्होंने देखा है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि ममता बनर्जी आज की स्थिति में, क्या ये सारी परिस्थितियां राजनीतिक तौर पर और टेक्निकल तौर पर बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लाने के लिए परफेक्ट ग्राउंड तैयार करती हैं। मैं आपको अब बताता हूं कि राष्ट्रपति शासन लगता कैसे, जरा इसको समझिए और नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है। भाई सबसे बड़ी बात, पहला तो कि अगर कानून व्यवस्था जो है वो केंद्र अपने हाथ में या तो ले सकता है या राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। आर्टिकल 355 कहता है कि केंद्र सरकार बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से किसी भी राज्य की रक्षा के लिए कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले सकती है। तो आर्टिकल 355 तो नहीं लग सकता क्योंकि बाहरी कोई आक्रमण तो नहीं है। अब आर्टिकल 356, इसमें राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही गई है जब विधानसभा में कोई भी दल बहुमत सिद्ध न कर सके, आपातकालीन स्थिति जैसे बाढ़, महामारी, युद्ध, हिंसा या प्राकृतिक आपदा के चलते समय पर विधानसभा नहीं होने पर, या अगर सरकार का सदन में संख्या बल कम हो जाता है और वो बहुमत खो देती है तो उस स्थिति में 356 का इस्तेमाल होता है। और इसी के तहत कई बार आपने देखा होगा राष्ट्रपति शासन लगा है। लेकिन एक आर्टिकल 365 भी है हमारे संविधान में जो ये कहता है कि जब किसी राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो जाए तो राष्ट्रपति अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो अभी जो मैंने आपको शुरू में
जो राज्यपाल का बयान सुनाया था, जो ये साफ साफ कह रहे हैं कि भाई यहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है, उस आधार पर तो भाई राज्यपाल सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति शासन लगता है। तो ये तो बेसिक ग्राउंड में आपको एक बार फिर से राज्यपाल का एक छोटा सा हिस्सा बयान का सुनाता हूं, फिर आगे बताता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार क्या सोच रही है। Is not a place safe for women. Bengal has failed its women, not Bengal society. The present government of Bengal, they are scared. They are scared of gundas. This has been created by a government which is insensitive to this issue. We take pride in the fact. तो ये बंगाल के गवर्नर कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है और सरकार ने महिलाओं को फेल कर दिया है, यानी कानून व्यवस्था वहां पर उचित नहीं है, ये साफ साफ वो कह रहे हैं। अब टेक्निकल ग्राउंड्स पर अगर आए कि और क्या क्या हो सकता है, जरा अगर आप इसको देखिए, भाई एक प्रावधान ये भी है कि केंद्र सरकार किसी नागरिक अशांति जैसे कि दंगे जिनसे निपटने में राज्य सरकार विफल रही हो कि दशा में किसी राज्य सरकार पर अपना अधिकार स्थापित करने में सक्षम बनाता है, ऐसा भी कानून का प्रावधान है। और इस बात का भी उल्लेख है कि राष्ट्रपति शासन अगर लगा दिया आपने तो 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में इसका अनुमोदन कराना होता है, यानी उसको वहां से पास कराना होता है। तो नरेंद्र मोदी के लिए एक चुनौती ये भी है कि अभी ये वो सरकार नहीं है नरेंद्र मोदी की जो राज्यसभा और लोकसभा में कंफर्टेबल मेजॉरिटी में बैठी। लोकसभा में भी कुछ सीटें कम है, वहां भी सहयोगियों की जरूरत है, राज्यसभा में भी सहयोगियों की जरूरत है। और तब सोचिए बंगाल में कैसी कैसी घटनाएं हुई जब नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा में क्लियर मेजॉरिटी में थी, तब भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। अगर अब लगता है तो वहां नरेंद्र मोदी सरकार संभवतः हो सकता है अपने सहयोगियों का मन टटोल रही हो कि भाई वहां पर 2 महीने बाद ऐसा ना हो कि वहां पर छीछा लेदर हो जाए कि भाई ये क्या कर दिया। लेकिन अगर आप राजनीति के लिहाज से देखेंगे तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, ये लोग भी मान रहे हैं। कांग्रेस पार्टी केंद्र में हंगामा करेगी आप मान के चलिए, लेकिन राज्य में उसको ये सूट करता है कि वहां पर टीएमसी कमजोर हो और कांग्रेस जो है उठे, इसलिए अधीर रंजन चौधरी वहां हंगामा कर रहे हैं, राहुल गांधी यहां भले चुप रहने की रणनीति अपनाते हो। और अगर आप ये भी देखेंगे कि ये तो मान के चलिए कि राष्ट्रपति शासन लगेगा तो हंगामा पूरा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब केजरीवाल को जेल भेजने पे जो कांग्रेस पार्टी खुद शराब घोटाले का मामला लेकर आई, वो नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर केजरीवाल को जेल भेजने पर हंगामा कर सकती है। तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो हंगामा तो होगा, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी सरकार इन हंगामों की वजह से बंगाल में अगर लॉ एंड ऑर्डर फेल होने की बातें हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां, हाई कोर्ट की टिप्पणियां होने के बावजूद राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएगी, ये उचित हो सकता है क्या, ये प्रश्न भी पूछा जाएगा। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? आप देखिए नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि वो बहुत ज्यादा राष्ट्रपति शासन के लिए के फेवर में रहते नहीं है। जैसे अगर आप जवाहरलाल नेहरू को देखिए, उनके कार्यकाल में देश में अलग अलग जगहों पर 7 बार राष्ट्रपति शासन लगा। लाल बहादुर शास्त्री के समय 1 बार, इंदिरा गांधी जी ने तो एकदम धुआं धक्कड़ कर दिया था, 51 टाइम्स राष्ट्रपति शासन लगा इंदिरा गांधी के समय। मोरारजी देसाई के समय 17 बार, चौधरी चरण सिंह के समय 4 बार, इसके अलावा राजीव गांधी के समय 6 बार राष्ट्रपति शासन लगा, वीपी सिंह के समय 2 बार, चंद्रशेखर 5, पीवी नरसिम्हा राव के समय 11 बार राष्ट्रपति शासन लगा, अटल बिहारी वाजपेयी के समय 5 बार, एचडी देवेगौड़ा कम समय के लिए थे फिर भी 1 बार राष्ट्रपति शासन लग गया, आईके गुजराल तो 1 बार भी नहीं लगा, मनमोहन सिंह के समय 12 बार राष्ट्रपति शासन लगा और नरेंद्र मोदी के 10 साल में अब तक 9 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि नरेंद्र मोदी के इन 10 सालों में 9 बार जो राष्ट्रपति शासन लगा उसमें कानून व्यवस्था जो है वो ध्वस्त हो चुकी है, इसका हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन 1 बार भी नहीं लगा है। राज्य में संवैधानिक संकट है इसलिए लग गया है, 356 का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है इसलिए राष्ट्रपति शासन लगे, ये 1 बार भी अभी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में नहीं हुआ है। तो क्या ये नया इतिहास नरेंद्र मोदी सरकार रचेगी बंगाल की स्थिति को देखते हुए? आपको क्या लगता है जरूर बताइए। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि इससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार की 2 बार फजीहत भी हुई है। आपको याद होगा एक बार अरुणाचल में इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया मामला, और उत्तराखंड में मोदी सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया था, वहां पर भी कोर्ट ने फैसला पलट दिया था। तो फजीहत हो चुकी है और ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं की हुई है, कई बार कईयों की हुई है। लेकिन क्या इस बार इस बात को भी सोच के चल रही होगी नरेंद्र मोदी सरकार, ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन ममता बनर्जी तो खुद जब सत्ता में नहीं थी बंगाल में, तो जैसे हालात आज हैं इसी तरह से मिलते जुलते हालात पे वो राष्ट्रपति शासन की डिमांड करती थी। आप देखिए 2007 में
Mamata Banerjee was demanding the use of Article 356 against the then Chief Minister Buddhadev Bhattacharya, citing events where the CM's party was terrorizing the state and using government machinery to intimidate and attack the voters. तो वोटर्स को धमकाने का, उनको एक तरह से डराने का प्रयास हो रहा है तब की राज्य सरकार द्वारा, इसलिए राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। ये ममता बनर्जी तब मानती थी जब विपक्ष में। तो आज जो ममता बनर्जी अपनी सरकार में सड़क पर उतर रही है कि न्याय मिलना चाहिए, तो वो ममता बनर्जी खुद बोलेंगे भाई यहां तो लोग पोस्ट पोल वायलेंस के बाद डर जाते हैं, तो यहां पर राष्ट्रपति शासन तो तभी लग जाना चाहिए था, अभी तो और आगे की बात हो गई। इसी तरह से आप देखिए 2007 में ही मार्च 14 का ये आर्टिकल दिखा रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट दैट हैड नो रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड द माइनॉरिटीज, इसलिए वहां राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। यानी तब लेफ्ट की सरकार थी तो ममता बनर्जी कहती थी कि महिलाओं का सम्मान नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। तो भाई यही तो आज कहा जा रहा है कि महिलाओं का सम्मान नहीं है। बंगाल के गवर्नर कह रहे हैं महिला सुरक्षित नहीं है बंगाल के अंदर। तो ममता बनर्जी का जो बेस था उस हिसाब से तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। 2009 में ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि भाई वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। तो ममता बनर्जी जब विपक्ष में रही तो खुलकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करती रही, जब तब बंगाल में लेफ्ट की सरकार होती थी। और महिला सुरक्षा के नाम पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए ये कहती है। आज की डेट में संदेश खाली में क्या हुआ, आज की डेट में पोस्ट पोल वायलेंस में क्या हुआ, आज की डेट में पंचायत चुनावों में बंगाल में क्या हुआ, आज की डेट में कैसे राजनीतिक हत्याएं बंगाल के अंदर हुई हैं, कहीं किसी की लटकी हुई लाश मिलती है, कहीं कुछ होता है, ये सारी घटनाएं सबके सामने हैं। कैसे कुछ लोगों ने, एक भीड़ ने जो है वो महिला को तालिबानी तरीके से पीटा, उसके वीडियोस वायरल होते हैं। और अब आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में जो हुआ, ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो सामने हैं और पूछती हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग जाना चाहिए। ममता बनर्जी की पार्टी का मुखपत्र तो कह रहा है कि ये होने वाला है, राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, लेकिन अभी तक देरी किस बात की है? क्या नरेंद्र मोदी सरकार ये समझना चाह रही है कि कानूनी तौर पर ये टिकेगा या नहीं? क्योंकि जैसे राष्ट्रपति शासन लगेगा, एक तो पूरा इंडिया अलायंस हंगामा मचाएगा, ये मान के चलिए, और दूसरा ममता बनर्जी दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगी। तो क्या टेक्निकल ग्राउंड्स देखे जा रहे हैं कि कानूनी तौर पर ये टिकेगा या नहीं सुप्रीम कोर्ट में? क्या ये भी देखा जा रहा है कि सहयोगियों का समर्थन राज्यसभा और लोकसभा में मिलेगा या नहीं? पब्लिक सेंटिमेंट तो कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन पब्लिक भी चाहती है, लेकिन नरेंद्र मोदी क्या करेंगे ये मुझे लगता है आने वाले 1-2 दिन में साफ हो जाएगा। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।